ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. Students, in our previous videos we have discussed about the production function, under which we discussed the meaning of production, short period, long period, variable factor, fixed factor, total product, marginal product and average product, and about their formulas also. For example, total product is a summation of marginal product. Marginal product is equal to TPN minus TPN minus 1. Average product equal to total product divided by labor. Today we will discuss about these formulas again in our topic. And today our topic is LVP, जो आपका इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है. कौन सा मेन क्वेश्चन है बेटा? LVP, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. And this is also called returns to a factor. Returns to a factor. आपको ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू अ फैक्टर दोनों का मीनिंग सेम ही है. बिकॉज मैंने कल के जो आपको मतलब डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको रिटर्न टू अ फैक्टर, ये शॉर्ट पीरियड का कॉन्सेप्ट था, वहाँ आपको बोल दिया था कि जो हमारे पास शॉर्ट पीरियड है उसमें जो हमारा प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, वेरी करेगा. वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. और रिटर्न टू अ फैक्टर भी आपको शॉर्ट पीरियड को कहा था कि जो शॉर्ट पीरियड है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न टू अ फैक्टर. बिकॉज जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो रिटर्न्स आपको कैसे मिल रहे हैं? अ फैक्टर, ड्यू टू अ फैक्टर. सिर्फ एक फैक्टर के कारण आप लोगों को रिटर्न्स मिल रहे हैं. तो इस फैक्टर में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यही मेन क्वेश्चन है. यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो बेटा मोस्टली आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट है. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एलवीपी, और एलवीपी स्टेट्स एज वी अप्लाई मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर with the fixed factor, initially output increases, then decreases, after this it becomes negative. ये है हमारा मीन्स कि जैसे ही आप फिक्स्ड फैक्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाओगे तो जो आपकी आउटपुट है पहले वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, फिर डिक्रीज़ होगी और कुछ टाइम के बाद वो नेगेटिव बन जाएगी. ये बेटा आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा जब आप लोग एक टेबल को अच्छे से कर लोगे. उस टेबल के अकॉर्डिंग भी हमने देखो क्या किया था कि जो हमारी लैंड है, जो हमारी कैपिटल है वो हमारे पास क्या है बेटा, फिक्स है. दैट मीन्स आई हैव जस्ट 1 हेक्टेयर ऑफ कैपिटल, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. या आप लोग बोल सकते हो कि जो मशीनरी है आपके पास जस्ट एक ही मशीन है और इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है. तो जो हमारी लेबर थी दैट इज़ अ वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब पहले एक मशीन थी तो वेरिएबल फैक्टर की यूनिट भी एक. जब हमारे पास अगेन हमने क्या कर दिया, लेबर को इंक्रीज़ कर दिया, फिर लेबर को और इंक्रीज़ कर दिया. इस तरह से बेटा जो लेबर थी आप लोग अपनी इंक्रीज़ करते गए. सेम मशीन पे जो मशीन है हमारे पास वो चेंज नहीं होगी, मशीन हमारी सेम ही रहेगी. ठीक है, जो मशीन है दैट इज़ 1 ओनली, और या यू कैन से 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. उसी हेक्टेयर पे आप लेबर को इंक्रीज़ करते जा रहे हो जो हमारा टॉपिक है. क्योंकि हमने किया था कि शॉर्ट पीरियड में सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज होगा, वेरिएबल फैक्टर ओनली. जो फिक्स फैक्टर है जैसे लैंड है, कैपिटल है, वो क्या रहेगा हमारे पास, वो फिक्स रहेगा. उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट जब हमारे पास एक मशीन के एक पर्सन काम करता था तो लेट करो वो कितना प्रोड्यूस करता था, 2 के बराबर. उसकी जो प्रोडक्शन थी हमारे पास क्या थी बेटा, इक्वल टू 2. जब हमने 2 पर्सन्स लगा दिए,
अब देखो न्यू पर्सन, उसी मशीन पे नवे पर्सन आ रहे हैं। जब एक पर्सन था बेटा वो क्या क्या कुछ करेगा बेचारा, ठीक है, उसकी कितनी की कैपेसिटी होएगी। जब हमने 2 पर्सन लगा दिए तो दूसरे पर्सन से आने से उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिला, जो दूसरा पर्सन था, तो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई दूसरे प्रोडक्शन फैक्टर की, वो हुई 3। डजंट मीन कि दोनों की 3 है, फर्स्ट और सेकंड की। ओनली फर्स्ट की थी 2, सेकंड की है 3, थर्ड की है बेटा 4th। ये नहीं है कि तीनों की मिला के 4th है, तीनों अपना अलग अलग प्रोड्यूस करके दे रही है। मार्जिनल प्रोडक्ट, मैंने कल आपको इसका मीनिंग भी डिस्कस किया था कि मार्जिनल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि जब आप एक एडिशनल फैक्टर लगा रहे हो वो क्या आपको प्रोड्यूस करके देता है, ओनली एडिशनल फैक्टर, एडिशनल वेरिएबल फैक्टर। बट बेटा मशीन हमारे पास फिक्स है, आप क्या करते हो, पर्सन को इंक्रीज करी जा रहे हो, जो वेरिएबल फैक्टर है आप उसको इंक्रीज करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे जो आपकी प्रोडक्शन थी वो कम होगी। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब ये 0 हो जाएगी और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट कि जैसे हम एक ही मशीन आपके पास एक है या 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, कुछ भी बोल सकते हो, आपने उसको इंक्रीज नहीं करना, जस्ट आप लोग क्या कर रहे हो, उस पर वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जा रहे हो। तो ऑब्वियस है क्या होगा, पहले तो आउटपुट देखो इंक्रीज होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन सभी अपना काम करने लगे, ठीक है, सभी में जो भी उनका कोऑर्डिनेशन था वो इंक्रीज होने लगा। लेकिन फिर आप मशीन तो सेम रख रहे हो, मशीन को तो आप लोगों ने इंक्रीज किया ही नहीं, और जस्ट आप लेबर इंक्रीज करते जा रहे हो, तो जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब भी तो होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट था वो डिक्रीज होने लगा, फिर 0 हो गया और फिर नेगेटिव हो गया। अब मैंने कल के फॉर्मूलाज में आपको ये बात क्लियर की थी कि जो हमारे पास टीपी होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, टीपी टोटल प्रोडक्ट समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 2, 2 + 3 5, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15 + 0 15 - 1। जस्ट मैंने कल आपको टीपी का फॉर्मूला क्लियर किया था, दैट इज समीशन एमपी, समीशन मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे आप कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हो ना बेटा स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, मैथ्स में कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हो, मैथ्स का जो स्टैट चैप्टर है, तो उसमें सेम उससे ही हमने किया है, जो टोटल प्रोडक्ट है इज द समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला भी मैंने बेटा कल आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि जो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट है दैट इज अ टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। 2 / 1 5 / 2 9 / 3 12 / 4 14 / 5 15 / 6 15 / 7 14 / 8। तो ये है आपके पास एपी, दैट इज अ एवरेज प्रोडक्ट। ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है। आप लोगों ने कैसे फाइंड किया है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज बता दिए थे। यदि आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो बेटा, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज अ बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। वहाँ जाओ, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के ये फॉर्मूलाज हैं। आफ्टर दिस इसका हम लोगों ने क्या करना है, अभी डायग्राम करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि टीपी का फॉर्मूला समीशन एमपी कैसे है, टीपी डिवाइडेड बाय टीपी का एपी से क्या रिलेशन है, और एमपी का टीपी से। हाँ, ये फॉर्मूला देख लो भी एक बार, जो एमपी है आपको प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने किया, दैट इज TPN - TPN - 1। लेट करो बेटा, मैंने एमपी 5 फाइंड करना है, 5 यूनिट का एमपी, ठीक है। तो हमारे पास एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या है 5, तो इससे पहले की नंबर ऑफ टर्म क्या आएगी, 5 - 1 4। अब TP5 देखो कितना है, TP5 है अभी 14, TP4 क्या है 12, 14 में से 2 गए, 12 गए 2, MP5 की वैल्यू देखो आ गई ना 2। तो इस तरह से आप मार्जिनल प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो, ये हमारा था फार्मूला, ठीक है बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने डायग्राम करना है, और डायग्राम को मैं आपको फ्री हैंड, दैट मीन्स विदाउट मेकिंग एनी पॉइंट, कि आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर सको। पहले हम करेंगे इसके पॉइंट्स के साथ इस डायग्राम को, फिर उसके बाद करेंगे बेटा इसको विदाउट पॉइंट्स। अब देखो भी आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल इसे इनके नीचे ही हमने एक ग्राफ और ड्रॉ करना है। जो ये ग्राफ होगा हमारा वो होगा एमपी और एपी के लिए, जो ये ग्राफ होगा वो होगा हमारा टीपी के लिए। यहाँ सभी को पता है 0 आएगी, 1 बिल्कुल, यहाँ यदि 1 है बिल्कुल इसके नीचे 1 होना चाहिए,
2 यहाँ है, बिल्कुल इसके नीचे ही 2, 3 मतलब बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। 4 इसका बेटा लॉजिक है, ये कि आपको अभी पता चलेगा। 5 6 7 और 8। अब जो टीपी है मैक्सिमम मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 15 है, तो 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो जो हमारा एमपी और एपी है मिनिमम 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम बेटा ये जस्ट 4 तक जा रहा है। तो 1 1 का गैप ले लो आप लोग। 1 2 3 4 और 5। टीपी को ड्रॉ करो। 1 पे क्या है हमारे पास 2, 2 पे क्या है भी 5, 2 पे हमारे पास है ये 5, 3 पे क्या है 9, उसके बाद 2 बेटा यहाँ आएगा आपका 2, ठीक है। 4 पे क्या है हमारे पास ये 4 पे है 12 और जो 5 है 5 पे क्या है 14, 6 पे क्या है 15, 7 पे भी 15, 6 यहाँ है आपका, 5 यहाँ आएगा, 6 पे क्या है बेटा 14, 7 पे क्या है 15, 6 पे 15 है अभी, 7 पे भी 15 और 8 पे है 14। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है ज्वाइन करना है। देखो जब ये ज्वाइन करोगे मैं आपको इसका ज्वाइन करने का मेथड भी बताऊंगी बेटा। उसके बाद कांस्टेंट फिर डिक्रीजिंग, ये हो गई आपकी टीपी टोटल प्रोडक्ट। ऐसे ही सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्ट 1 पे क्या है आपका 2, 2 पे क्या है भी 3, 3 पे क्या है 4, 4 पे क्या है 3, 5 पे क्या है 2, 6 पे क्या है 1, 7 पे 0, देन नेगेटिव। ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है 1 पे 2, 2 पे 2.5, 3 पे 3, 4 पे भी 3, 5 पे 2.8, 6 पे 2.5, 7 पे 2.1, 8 पे 1.8, जो भी है ये हो गया आप लोगों का एपी। बेटा यदि आप लोग जो मार्जिनल प्रोडक्ट है लोगे कि पहले इंक्रीज होगा जैसे 2 3 4, फिर डिक्रीज होगा 3 2 1, फिर 0 और नेगेटिव होगा, तो जो आपकी डायग्राम है बिल्कुल सीधी आएगी, आपने पॉइंट लगा के बनाया है। अब इस चीज़ को नोट करो कि जो टोटल प्रोडक्ट है हमारा कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है अभी 7th यूनिट तक, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्ट है जस्ट 3 यूनिट्स तक इंक्रीज हो रहा है आपका, उसके बाद ये डिक्रीजिंग है, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है बेटा। देखो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है आपका इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट नो डाउट कि 15 तक इंक्रीज हो रहा है, 7th यूनिट तक इंक्रीजिंग है, लेकिन जो इसका इंक्रीजिंग का रेट है दैट इज डिफरेंट। कैसे? पहले ये इंक्रीज हुआ 2, 2 के बाद 3 इंक्रीज हुआ, 2 + 3 5, फिर 4 इंक्रीज हुआ, 5 + 4 9, फिर 3। पहले तो देखो 2 इंक्रीज हुआ, दोनों में पहले 2 इंक्रीज हुआ, फिर हुआ 3 इंक्रीज, फिर हुआ 4 इंक्रीज, फिर उसके बाद हुआ 3 इंक्रीज, फिर हुआ 2, फिर हुआ 1, फिर हुआ 0। अब इंक्रीजिंग का रेट देखो, पहले तो एकदम से बढ़ रहा है अभी 2 की स्पीड से, 3 की स्पीड से, 4 की स्पीड से, फिर उसने घटना स्टार्ट कर दिया, लेकिन है तो इंक्रीज, ठीक है। आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन जो आपकी स्पीड थी पहले तेज थी, आप एकदम से आगे आई, फिर जो आपकी स्पीड थी स्लो हो गई। डजंट मीन कि आप लोग आगे नहीं जा रहे, आप लोग आगे तो जा रहे हो, लेकिन जो आपकी स्पीड है वो स्लो हो गई। सेम जो हमारा टीपी है वो इंक्रीजिंग तो है, लेकिन इसके इंक्रीज होने का रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि जो टीपी है इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग, इसका मीनिंग है बेटा इंक्रीजिंग रेट। देन जो टीपी है उसके बाद क्या करता है बेटा, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट,
उसके बाद टीपी क्या है, जस्ट डिक्लाइनिंग, जस्ट डिक्रीजिंग। टीपी के हमारे 3 रेट हैं। पहला क्या है टीपी, 3rd यूनिट तक तो वो क्या करता है बेटा, इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट। 3rd यूनिट के बाद वो क्या करता है, इंक्रीजेज एट द डिक्रीजिंग रेट। 3rd 4 उसके बाद वो क्या करता है, हमारे पास जस्ट डिक्रीज होता है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी एमपी होगा, टीपी का रेट एमपी है। टीपी का रेट क्या है, एमपी है। टीपी का रेट पहले क्या है, इंक्रीजिंग, तो एमपी इंक्रीजिंग है। फिर टीपी का रेट क्या है, डिक्रीजिंग, एमपी डिक्रीजिंग है। फिर टीपी का रेट क्या है, कांस्टेंट, वाई, बिकॉज एमपी 0 है। फिर टीपी डिक्रीजिंग है क्योंकि एमपी नेगेटिव है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वाई, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टेजेस को डिवाइड करेंगे। इसकी हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं, हम लोगों ने स्टेजेस को डिवाइड करना है। यहाँ तक टीपी इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट है भाई, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, फिर बोलते हैं सेकंड स्टेज, फिर बोलते हैं बेटा थर्ड स्टेज। दैट मीन्स 3rd यूनिट तक हमारी कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। 7th यूनिट तक हमारी कौन सी स्टेज है, अभी सेकंड स्टेज। 3rd यूनिट के बाद आप लोग की कौन सी स्टेज है, 3rd स्टेज। तो यही स्टेजेस हमने डायग्राम में भी अलग करनी है, सेपरेट करनी है। करो कैसे, देखो पहले 3 यूनिट्स तक, यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बेटा। जब आप लोगों की लाइन स्ट्रेट होगी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट डायग्राम आएगी आपकी, बिल्कुल परफेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ देखो टीपी कांस्टेंट है 7th यूनिट पे। जब टीपी कांस्टेंट है आपका, देखो बेटा एमपी 0 है। ये चीज़ें आप, जो ये हमारा पॉइंट है ना, देखो टीपी यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ था 14। ये वाला हमारा कांस्टेंट पॉइंट है भी। इस पॉइंट को आप लोग मैक्सिमम पॉइंट भी बोल सकते हो। टीपी यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, लेकिन इस 15 को हम लोगों ने मैक्सिमम पॉइंट बोलना है। क्यों, बिकॉज पहले तो 14 से 15 हुआ, यहाँ तो टीपी इंक्रीज हुआ है। आप इसको कांस्टेंट पॉइंट कैसे बोल सकते हो। फिर उसके बाद जो हमारा टीपी था 15 से 15 रहा, 15 से 15 रहा, तो इसको आपने कांस्टेंट पॉइंट मींस कि मैक्सिमम पॉइंट बोलना है नेक्स्ट 15 को। और जब आपका टीपी मैक्सिमम है, एमपी क्या है, 0। देखो 7 पे 15 है तो 7 पे एमपी 0। ये दोनों पॉइंट आपके एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। यदि आपके ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आते हैं, योर डायग्राम इज बिल्कुल ओके। आपकी जो डायग्राम है बिल्कुल ही एक्यूरेट है, उसमें कोई तरह का कोई भी दोष नहीं है। दैट मीन्स उसमें कोई भी गलती नहीं है। और बेटा एक बात और ध्यान दो, कौन सी बात, कि जो हमारी स्टेजेस हैं, ये है हमारी फर्स्ट स्टेज, ये है हमारी सेकंड स्टेज, ये है हमारी थर्ड स्टेज। तीनों स्टेजेस में टीपी की स्लोप का भी फर्क है। कैसे, जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, जो आप लोगों की फर्स्ट स्टेज है, उसमें देखो टीपी की स्लोप लिटिल बिट ऐसे है। सेकंड स्टेज में टीपी की स्लोप ऐसे है, और जो आप उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, नो डाउट। थर्ड स्टेज में हमारी जो टीपी की स्लोप है दैट इज डिक्लाइनिंग। मीन्स कभी भी कोई भी चीज़ इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट हो, तो ये लाइक का जो आपका ये ऐसे है ना, थोड़ा सा बेंड हो रहा है, ऐसे बेंड होगा, और ये डायग्राम में बेंड होना चाहिए। देखो मैंने पॉइंट लगाए थे और बेंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजेज एट द डिक्रीजिंग रेट इस तरह से आ जाएगा, फिर डिक्रीजेज है ओनली, और उसी तक फर्स्ट स्टेज जहाँ पे खत्म हुई, देखो एमपी बढ़ रहा है। फर्स्ट स्टेज जहाँ पे खत्म हुई, एमपी वहीं तक आपके पास क्या है बेटा, इंक्रीजिंग है। उसके बाद सेकंड स्टेज जहाँ पे खत्म हुई, एमपी डिक्लाइन होके 0 हो गया। फिर हमारे पास थर्ड स्टेज। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और मैंने आपको बोला था कि आप लोग फ्री हैंड भी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ कर सकते हो बेटा फ्री हैंड, पहले तो आपने देखो टीपी की डायग्राम, पहले तो ऐसे गए, फिर उसके बाद आप लोग ऐसे गए, फिर कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट के बाद डिक्रीजिंग, ठीक है। ये डायग्राम आप लोगों ने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। एक वाली ये वाली स्लोप आनी चाहिए, फिर ये स्लोप आनी चाहिए, फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद डिक्रीजिंग। यहाँ ये वाली स्लोप खत्म हुई, ये वाली स्लोप जहाँ भी आपकी खत्म होगी वहाँ से आपने एक सीधी लाइन लगा लेनी है, ठीक है बेटा। वहाँ से आप लोगों ने सीधी लाइन लगा लेनी है। फिर यहाँ कांस्टेंट वाली, फिर एमपी स्लोप तक आप लोग क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, उसके बाद डिक्रीज करके 0 कर दोगे, फिर एमपी क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे। ऐसे आप लोग इस डायग्राम को फ्री हैंड भी बना सकते हो। देखो
समझ में आया? अदरवाइज पॉइंट लगा के फ्री हैंड का फंडा मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है पेपर में पॉइंट लगाने का, तो आप लोग क्या करो, जस्ट एक बार स्लोप को ऐसे लेके जाओ, फिर ऐसे, फिर कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। यहाँ ये वाली स्लोप खत्म होगी, वहाँ से आपने एक सीधी लाइन लगानी है, कांस्टेंट से सीधी लाइन लगानी है, एमपी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होके 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा? तो ऐसे ही जो हमारा एपी है, एपी और एमपी का देखो कैसे बनाओगे आप लोग। जब तक तो एमपी इंक्रीज होगा, एपी भी इंक्रीज हो रहा है। एमपी ने डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एपी ने डिक्रीज होना स्टार्ट नहीं किया, एपी उस टाइम कांस्टेंट हो गया। मीन्स वांट टू से कि जो एमपी का फॉलिंग पॉइंट है एपी के फॉलिंग पॉइंट से पहले आएगा। इसीलिए जब हमारा एपी कांस्टेंट है, एमपी इक्वल टू एपी है। एपी को इस पॉइंट पे कांस्टेंट बोलोगे, इस पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ तो एपी इंक्रीज हुआ है बेटा, यहाँ से यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट पे एपी सेम रहा है। जहाँ भी एपी कांस्टेंट होगा, जहाँ भी एपी मैक्सिमम होगा, एमपी इक्वल टू एपी होगा ही होगा। ये चीज़ आप डायग्राम में भी नोट कर सकते हो, देख सकते हो कैसे। देखो भी, एमपी कहाँ है कांस्टेंट? यहाँ मैक्सिमम एमपी, सॉरी एपी 3 से 3 यही मैक्सिमम है, यही कांस्टेंट है। देखो एमपी उसके इक्वल है, 3 इक्वल टू 3। डायग्राम में भी ये चीज़ शो हो रही है। पहले तो बेटा यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका ले सकते हो। और अब इसके बाद हमारे पास क्या है भाई? रिलेशन है। पहले रिलेशन है टीपी और एमपी का। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी? उसके बाद जो रिलेशन है हमारे पास है एमपी और एपी का। देखो बहुत सिंपल है। जब टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी क्या है आपका? इंक्रीजिंग। साथ के साथ आप लोग नोट भी कर सकते हो क्या बोला है मैंने, कि जब टीपी इंक्रीज होता है, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज इंक्रीजिंग। व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी इज डिक्लाइनिंग। व्हेन टीपी डिक्रीजेज, एमपी इज नेगेटिव। When TP constant, MP is 0। जो ये 4 रिलेशन है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एक तो TP के इंक्रीज होने का इंक्रीजिंग रेट पे, दूसरा TP के इंक्रीज होने का डिक्रीजिंग रेट पे, तीसरा TP के कांस्टेंट होने का, फोर्थ TP के डिक्लाइन होने का। सिमिलरली हमारे पास AP और MP के रिलेशन है। When MP is इंक्रीजिंग, जब आपके पास MP इंक्रीज हो रहा है उस टाइम MP ग्रेटर है किससे भी? एपी से। जब हमारे पास एमपी डिक्लाइनिंग है उस टाइम क्या है? एमपी स्मॉलर है देन दी एपी। और जब हमारे पास एपी मैक्सिमम है, एपी इज मैक्सिमम या कांस्टेंट, उस टाइम हमारे पास क्या है? एमपी इक्वल टू एपी। जो ये मेन 3 रिलेशन है। इसके बाद आप इसका फॉर्मूला भी दे सकते हैं 4th पॉइंट में। ये चीज़ें आपको देखो, आपको कोई भी रिलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं। आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, डायग्राम से देखो रिलेशन को ड्रॉ करो, वेरी सिंपल। टीपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी देखो डायग्राम में क्या है। टीपी डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है तो एमपी देखो क्या है डायग्राम में। टीपी डिक्रीज होता है तो एमपी क्या है डायग्राम में। सिमिलरली जब एमपी इंक्रीज होता है तो देखो एपी उससे छोटा है या बड़ा है। एमपी डिक्रीज होता है तो एपी क्या है? एमपी आपके पास नेगेटिव है तो एपी क्या है? वन मोर पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमपी है जो आपका कैन बी नेगेटिव एंड 0 ऑल्सो, बट जो एपी है कांट बी। ना ही जो एपी है आपका 0 हो सकता है और ना ही आपका एपी नेगेटिव हो सकता है। कभी भी आपके पास ऐसा नहीं आएगा। ठीक है बेटा? अब ये था आपका एक क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एलवीपी का मीनिंग है अजम्पशंस नहीं की हमने बेटा, अजम्पशंस भूल गए हम। अजम्पशन में क्या आएगा? अजम्पशन में वही भी जो हमने इंडायरेक्ट वे से कर लिया है कि जो ये लॉ है आपका शॉर्ट पीरियड में होगा, फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड में आप लोग क्या दे सकते हो कि जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है दैट आर होमोजीनियस। कैसे होमोजीनियस? देखो पहला पर्सन 2 के इक्वल प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा पर्सन 3 के इक्वल, थर्ड पर्सन 4 के इक्वल। अब ये ना समझ लेना कि जो हमारे पास सेकंड और थर्ड पर्सन है फर्स्ट वाले से ज़्यादा एफिशिएंट है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी यूनिट्स होमोजीनियस हैं, मीन्स सभी यूनिट्स जो वेरिएबल फैक्टर की हैं वो सेम है, सेम प्रोड्यूस कर सकती हैं। फिर ये डिफरेंट प्रोड्यूस क्यों कर रही हैं? क्योंकि बेटा पहले एक मशीन पे एक ही बंदा काम पे लगा हुआ था, बेचारा कितना को प्रोड्यूस करेगा, कहाँ होगा भी। ठीक है?
फिर एक मशीन पे 2 बंदे आ गए, दूसरा बंदा अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम करने लगा, फिर एक मशीन पे 3 बंदे आ गए। इस तरह से जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स हैं दैट आर होमोजीनियस। पहली अजम्पशन शॉर्ट पीरियड, दूसरी अजम्पशन की जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या है हमारे पास होमोजीनियस है। थर्ड अजम्पशन जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फोर्थ अजम्पशन सर्टेन लिमिट, आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट के बाद जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का, मींस इनपुट्स का, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑब्वियस है ये वैसे डिस्टर्ब होगा ही, लेकिन आपने इसको एज अजम्पशन भी मान लेना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास था। तो बेटा अब इसी में कि जो हमारा प्रोड्यूसर है, आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं अभी, प्रोड्यूसर है इसमें कौन सी स्टेज पे प्रोड्यूसर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, इन विच स्टेज अ प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस। तो जो प्रोड्यूसर है भाई सेकंड स्टेज में यहाँ प्रोड्यूस करेगा, यहाँ जहाँ हमारी टीपी मैक्सिमम है। अब आप लोग बोलोगे कि मैडम बेवकूफ़ है वो, क्यों, बिकॉज एमपी तो देखो नीचे जा रही है, तो वो फर्स्ट में क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा। इवन बेटा सेकंड में यहाँ तक प्रोड्यूस करेगा, आई एम सेइंग नॉट इन द सेकंड स्टेज, सेकंड में यहाँ तक प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा ऐसा, बिकॉज जो फर्स्ट आपकी स्टेज है उसमें जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो आपको ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं, और आपको होप है, क्या है, होप है, आपको आशा है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेज वेरिएबल फैक्टर्स आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर, सो वी हैव द होप फॉर मोर प्रॉफिट, दैट्स वाई ही विल नॉट प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेज। थर्ड स्टेज में क्यों नहीं करेगा, बिकॉज जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है दैट इज़ नेगेटिव, कि जब आप एडिशनल फैक्टर को लगाते हैं तो वो आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, इसीलिए वो थर्ड में प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो सेकंड में क्यों करेगा, बिकॉज सेकंड में जो आपका एमपी है डिक्लाइनिंग है नो डाउट, लेकिन टीपी तो इंक्रीजिंग है ना, डजंट मीन कि आपको लॉस हो रहा है। जब भी आप किसी पर्सन को लगा रहे हो आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, पहले 3 मिला, ऐसा तो पहले यहाँ 2 मिल रहा था, फिर तो उसको यही बंद कर देना चाहिए था। ठीक है, देखो यहाँ से तो ज़्यादा मिल रहा है ना उसको, कि आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए वो सेकंड स्टेज में। फिर वो मैम 7 तक क्यों जाएगा, 6 पे उसने स्टॉप क्यों नहीं किया, भाई उसको सपने आ रहे थे कि जब मैं 7th लगाऊंगा मेरे को कुछ प्रोड्यूस एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं था। जब उसने 6 यूनिट अप्लाई की उसको 1 मिला ना प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्शन कुछ ना कुछ तो मिली। 7th लगाकर उसको पता चला भी अब बस, अब मेरे लिए क्या हो गया, फिनिश हो गया काम, अब इसके बाद मेरे को कोई भी आउटपुट नहीं मिलने वाली। दैट्स व्हाई ही विल प्रोड्यूस टिल द 7th यूनिट, मींस टिल द, जब आपके पास जो एमपी है 0 नहीं हो जाती और टीपी मैक्सिमम नहीं होती, उस टाइम तक वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था। अब इसके साथ ही बेटा जस्ट आपके कॉजेज पेंडिंग है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। जो ये स्टेजेस है ना, इनके नेम है। फर्स्ट स्टेज का नेम है भी IRF, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। सेकंड स्टेज है डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। थर्ड स्टेज है नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्यों, बिकॉज एमपी इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, एमपी डिक्रीजिंग है। नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, एमपी नेगेटिव है। एमपी के अकॉर्डिंग इनकी स्टेजेस को नेम मिले हुए हैं, तो आप लोगों ने जस्ट इसके कॉजेज करने हैं कि भाई इसके कॉजेज क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न के और डिक्रीजिंग रिटर्न के। मोस्टली बेटा बच्चों को क्या करता है कि जो कॉजेज हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इसको आसान करने के लिए मैं आपको 3 कॉजेज दूंगी, सिर्फ 3 कॉजेज हैं, वही आपने इंक्रीजिंग में अप्लाई करने हैं, वही आपने डिक्रीजिंग में अप्लाई करने हैं। फर्स्ट कॉजेज है यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। सेकंड है एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। थर्ड है भी आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। ठीक है बेटा, ये 3 आपके कॉजेज हैं, बस यही तीनों कॉजेज हैं, आपने इंक्रीजिंग में भी यही देने हैं और डिक्रीजिंग में भी यही कॉजेज देने हैं। इंक्रीजिंग में कैसे दोगे,
यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कि जो फिक्स फैक्टर था पहले उसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा था, इंक्रीजिंग की बात कर रही हूँ बेटा पहले, तो क्या कॉजेज हो गए, बेटर, जस्ट आपने इंक्रीजिंग रिटर्न के लिए आगे क्या लिख देना है, बेटर, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कि पहले फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा था, जैसे ही हमने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो जो हमारा फिक्स फैक्टर था उसका यूटिलाइजेशन अच्छे ढंग से होने लगा। ठीक है बेटा, एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैसे करोगे, कि पहले एक मशीन पे एक ही पर्सन काम करता था, उसकी एफिशिएंसी क्या थी, कम थी, बिकॉज अकेला इतना कुछ नहीं संभाल सकता था। जैसे ही आपने फैक्टर की रेशियो को इंक्रीज किया तो हमारे पास क्या हो गया भी, हमारे पास जो उसकी एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज हो गई। थर्ड है कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर, की दोनों अब अपने कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग काम करने लग गई। तो सिमिलरली आपके पास डिक्रीजिंग में आपने क्या लिखना है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कि जो फिक्स फैक्टर थी उसका अब ज्यादा यूज होने लगा जरूरत से, इसीलिए जो आपका प्रोडक्ट था वो डिक्रीज होने लगा। ठीक है, डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर था अब उसकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बिकॉज जरूरत से ज्यादा बंदे आ गए काम में तो उसमें लेजीनेस आ गई। सिमिलरली जो कोऑर्डिनेशन था वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से आपने जस्ट यही 3 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 3 पॉइंट्स को आपने इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग और इन्हीं 3 को आपने डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग करना है। तो ये आपका चैप्टर था, मोस्टली मैंने चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन give me message in the comment box. I will clear your doubt in my next video. Okay students, till that, have a nice day.